और देखिए प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात होती है तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक रूप से मतलब प्रकृति में अपने आप से जो पेड़ पौधे उगते हैं वही आपके प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए हम गमले में अगर कोई पेड़ लगा देंगे तो वो प्राकृतिक में नहीं आएगा, वो हमारे द्वारा लगाया गया है, ठीक है। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो वनस्पति उगाई जाती है, उगी होती है, उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति की हम सीधी सीधी बात करें तो इसका सीधा का सीधा, अब जैसे हमने वर्षा का वितरण पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर वर्षा कितनी मात्रा में होती है, उसी आधार पर वनस्पति का ही वितरण पाया जाता है। क्योंकि वनस्पति सीधा सीधा प्रभावित होती है किससे? सूर्य के प्रकाश से, और दूसरा किससे होती है? वर्षा से। तो जिस प्रकार से हमने वर्षा वाला टॉपिक पढ़ा था कि वर्षा का वितरण सर्वाधिक कहाँ पर होता है या सबसे कम कहाँ पर होता है या मध्यम वर्षा कहाँ पर होती है, तो उसी आधार पर आप पाएंगे कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण आपका पाया जाता है, ठीक है। अब किस प्रकार से यहाँ पर पाया जाता है ध्यान रखना। प्राकृतिक वनस्पति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसकी हम बात करें। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। तो प्राकृतिक वनस्पति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कई सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो पहला तो आप ध्यान रखना क्या है? तापमान। तापमान मतलब सूर्य का प्रकाश। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारक है वो क्या है? वर्षा। टेम्परेचर और रेनफॉल किसी भी जगह की वनस्पति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित था? इन्हीं दोनों चीज़ों पर आधारित था। तो जिस जगह पर तापमान भी ज़्यादा होगा और जिस जगह पर वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वनस्पति अत्यधिक मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि एक तो आर्द्रता ज़्यादा है और दूसरा सूर्य का प्रकाश अगर ज़्यादा लंबे समय तक मिलेगा, और जितने लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा उतने ही लंबे समय तक पेड़ पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, फोटोसिंथेसिस करने का मौका मिलेगा उनको। और ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ज़्यादा खाना बनाएंगे, और ज़्यादा खाना बनाएंगे तो पेड़ पौधे क्या होंगे? बहुत हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, मोटे ताजे पेड़ पौधे होंगे, लंबे पेड़ पौधे होंगे, चौड़ी पत्तियाँ होंगी, गहरे हरे रंग के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? तापमान और वर्षा। इन्हीं दोनों के आधार पर भारत में वनस्पति का वितरण पाया जाता है। भारत में वनस्पति का वितरण, ठीक है। तो इन्हीं दोनों फैक्टर के आधार पर हम भारत में वनस्पति का वितरण करेंगे, तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही दो कारक हैं, ऊंचाई के आधार पर भी वनस्पति अलग अलग तरह की हैं, वो भी हम जानेंगे। तो ऊंचाई भी एक कारक है जो वनस्पति को प्रभावित करता है, मृदा भी एक कारक है जो वनस्पति को प्रभावित करती है, और मानवीय क्रियाकलाप भी वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो इनके अलावा कुछ और कारक हैं जो वनस्पति को प्रभावित करते हैं, जैसे उच्चावच, मृदा, ठीक है, और मानवीय क्रियाकलाप। ये प्रमुख और फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित करते हैं? किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे इन दोनों के आधार पर, फिर हम जानेंगे इसके आधार पर भी। तो इस तरह से भारत में वनस्पति का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। ऊंचाई के आधार पर भी देखेंगे, जैसे जैसे हम ऊंचे होते चले जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तो तापमान कम होता चला जाएगा, तो वनस्पति के प्रकार में भी यहाँ पर बदलाव आपका पाया जाता है। तो पहले इन दोनों के आधार पर अगर देखें, ऊंचाई को हम मान लें एक स्थिर, और वर्षा और तापमान के वितरण को अगर देखा जाए तो वनस्पति ध्यान रखना 4 प्रकार की होती है। जैसे देखिए यहां पर, देखो यहां पर हम ले लेते हैं
900 मीटर की ऊंचाई, या इस तरह से माने हम समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई। ऊंचाई को तो हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। मतलब हम समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक की वनस्पति के बारे में बात करेंगे। और यहां पर हम किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्षा के आधार पर। और वर्षा के आधार पर अगर किया जाए, ठीक है, तो वर्षा के आधार पर, वर्षा की मात्रा के आधार पर, ठीक है, वर्षा की मात्रा के आधार पर देखिए अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो कहीं पर औसत वर्षा मान लीजिए, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा किसी भी स्थान पर मान लीजिए 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और मैंने बताया था कि कहीं भी अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा नमी होती है वायुमंडल में कि पेड़ पौधों को पत्तियां गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेड़ पौधे सदा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। और पत्तियां अगर गिराते भी हैं तो अलग अलग मौसम में अलग अलग समय पर पत्तियां गिराते हैं, जिससे जंगल हमेशा कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। तो जहां पर औसत वर्षा कितनी हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे, कैसी वनस्पति पाई जाएगी, सदाबहार या सदा रहित वनस्पति पाई जाएगी, सदा हरित। अब यहां पर हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं, मान लीजिए वर्षा घट गई थोड़ी सी, ठीक है, वार्षिक वर्षा, औसत वर्षा कितनी हो रही है, यहां पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। औसत वर्षा मान लीजिए हो रही है 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में। यहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी वहां पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे। और जब हम वर्षा वाला, जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 3 क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। एक तो मैंने बताया था पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, दूसरा पूर्वी हिमालय, और तीसरा बताया था आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यही 3 क्षेत्र हैं भारत में जहां पर सदाबहार वर्षा वन आपके पाए जाएंगे। दूसरी चीज, वह क्षेत्र जहां पर औसत वर्षा कितनी हो रही है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में अगर वर्षा होगी तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या मानसूनी वन भी बोलते हैं, या पतझड़ वन भी इनको कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। मतलब नमी तो है लेकिन नमी साल भर एक समान नहीं है। जैसे ही नमी कम होगी पेड़ पौधे क्या करेंगे, पत्तियां गिरा देंगे। तो इसी को हम पतझड़ वन भी बोल देते हैं। इंग्लिश में लिखे हैं तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपका दूसरी कैटेगरी हो जाएगी।
जहां पर औसत वर्षा कितनी हो रही है साल में, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक ही वर्षा जहां पर होती है वो आपका कहलाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब मान लीजिए वर्षा की मात्रा और थोड़ी सी घट जाए, मान लीजिए वर्षा घट गई, यहां पर औसत वर्षा मात्र कितनी हो रही है, औसत वर्षा यहां पर मान लीजिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक ही होती है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर केवल यहां पर एवरेज रेनफॉल हो रहा है, एनुअल एवरेज रेनफॉल। तो यहां पर जो आर्द्र वनस्पति है ये कैसी हो जाएगी, शुष्क वनस्पति में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएंगे, या शुष्क मानसूनी वन हो जाएंगे, या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आर्द्र थे, यहां पर कैसे हो गए, शुष्क हो गए। ठीक है, मतलब नमी यहां पर ज़्यादातर साल में ज़्यादातर क्या होगी, कम होगी। तो ये पेड़ पौधे क्या आएंगे, पत्तियां गिरा देते हैं ये भी, तो ये शुष्क पर्णपाती वन के अंदर आ जाएंगे। और आपको मैंने बताया था, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार किस प्रकार का है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे इसी तरह से, और पूछेंगे सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में 75% क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होती है। औसत से कम वर्षा कितने क्षेत्र में होती है, 75% भारत के भाग में औसत से कम वर्षा होगी। तो वहां पर कैसे वन पाए जाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम और आगे चले जाएं, मान लीजिए औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए, यहां से वर्षा और कम हो गई, औसत वर्षा घटकर कितनी हो गई, औसत वर्षा यहां पर घटकर कितनी रह जाएगी, 50 सेंटीमीटर से कम। अगर 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा रह जाती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी, शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी या मरुद्भिद वनस्पति पाई जाएगी। तो यहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो वनस्पति कैसी होगी, मरुस्थलीय वनस्पति होगी, मरुस्थलीय या मरुद्भिद वनस्पति। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो वर्षा के वितरण के आधार पर हमने वनों को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। ठीक है, एक तो किस आधार पर हो गया, एक तो आपका हो गया पहला 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा जहाँ पर हो रही है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाएगा। 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर हो रही है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहलाएगा। और 50 से 100 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा हो रही है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहलाएगा। और जहाँ पर औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है वो कैसा कहलाएगा, मरुस्थलीय या मरुद्भिद कहलाएगा। मरुस्थलीय या मरुद्भिद वनस्पति ये पश्चिमी राजस्थान में जो पाई जाती है वो वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये तो किस आधार पर हो गए, ये वर्षा के आधार पर हो गए। ठीक है, 4 प्रकार हमने किसके आधार पर कर लिए, वर्षा के आधार पर विभाजित कर लिए। उसके बाद हम बात करें मृदा के आधार पर, तो जहां पर दलदली मृदा पाई जाती है या वह क्षेत्र जहां पर स्वच्छ जल और समुद्र का जल आपस में मिलता है उस संक्रमण क्षेत्र में एक अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति। ठीक है, तो अगली एक और प्रकार की वनस्पति हम लेंगे। 4 प्रकार के अलावा एक और प्रकार आपका है, इसको बोलते हैं हम ज्वारीय वनस्पति। इसी वनस्पति को हम बोल देते हैं मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति
इसी वनस्पति को देखिए हम बोल देते हैं अनूप वनस्पति। अनूप वनस्पति। और इसी वनस्पति को हम बोल देते हैं, ध्यान रखना, दलदलीय वनस्पति। दलदलीय वनस्पति। तो दलदलीय वनस्पति भी आपकी इस तरह से पाई जाती है, दलदलीय वनस्पति। तो ज्वारीय वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति, अनूप वनस्पति या दलदलीय वनस्पति एक ही वनस्पति के प्रकार हैं और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर स्वच्छ जल और लवणीय जल आपस में मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पर भूमि कैसी हो जाती है, दलदलीय भूमि हो जाती है। तो जहां पर स्वच्छ जल तथा लवणीय जल आपस में मिलते हैं, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पर पाई जा रही है? इस प्रकार की वनस्पति वहीं पाई जाएगी यहाँ स्वच्छ जल और लवणीय जल। और ऐसा कहाँ पर होता है? नदियों के डेल्टा पर होता है। नदियाँ जहाँ पर अपना जल समुद्र में निक्षेपित करती हैं, ये नदियों का स्वच्छ जल जब समुद्र में जाकर मिलता है, यहाँ पर क्या है, समुद्र है और ये नदी है। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये दोनों क्षेत्र आपस में मिलते हैं, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाएगी, इस वनस्पति को हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति। और आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा अनूप वनस्पति या मैंग्रोव वनस्पति किस देश में पाई जाती है, तो वो देश है भारत। विश्व के कुल मैंग्रोव वनस्पति का 7% भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लेना, विश्व में 7% मैंग्रोव वनस्पति 7% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है। और नदियों के डेल्टा पर पाई जाएगी, चाहे वो सुंदरबन डेल्टा हो, चाहे वो महानदी डेल्टा हो, चाहे कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा हो, चाहे आपका कावेरी नदी डेल्टा हो। तो नदी डेल्टाओं पर जहाँ पर स्वच्छ जल और लवणीय जल आपस में मिश्रित होते हैं, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है, मार्सी लैंड बन जाती है। इसी वजह से यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। तो इसमें प्रमुख वृक्षों में हम पढ़ेंगे आगे, जैसे आपका मैंग्रोव है, सुंदरी वृक्ष है, सेनोरिटा है। तो इस तरह से कई तरह की वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये किस आधार पर हो गया? ये हो गया मृदा के आधार पर। ये विभाजन किसके आधार पर हो गया? मृदा के आधार पर हो गया। तो 5 प्रकार हो गए। अब अभी तक 4 प्रकार थे, 4 हमने किसके आधार पर बांटा? वर्षा के आधार पर। और 5वां किसके आधार पर हो गया? मृदा के आधार पर। तो वनस्पति के 5 प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम बात करें पर्वतीय वनस्पति की या हिमालय वनस्पति की। ठीक है, पर्वतीय हिमालय वनस्पति की बात करें तो वो किसके आधार पर हो जाएगा? ऊंचाई के आधार पर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, वृक्षों की जो शेप है या वनस्पति के जो प्रकार हैं, उसमें भी आपका विभाजन हो जाता है। अब हम बात करें किसके बारे में? ऊंचाई के आधार पर, उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उच्चावच के आधार पर जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं तो वनस्पति के प्रकार बदलते चले जाते हैं। तो ये अभी तक हमने कहाँ तक लिया था? 900 मीटर तक लिया था। मैंने बताया था 900 मीटर की ऊंचाई पर हमने स्थिर रखकर
वर्षा के आधार पर और मृदा के आधार पर विभाजन कर लिया था, तो 5 प्रकार हमको मिल गए। अब हम और ऊंचे चले जाएं, 900 से मान लीजिए 1800 मीटर पर चले जाएं, 1800 से मान लीजिए 2800 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएं। तो इस तरह से जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाते हैं हमें वनस्पति के प्रकारों में भी बदलाव दिखाई देते हैं। तो इसको इस तरह से जान सकते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ये मान लीजिए क्षेत्र है, ऊंचाई के आधार पर हमने इसको ले लिया। यहां पर आपका हो गया इस तरह से, तो ये तो हमने किस पर लिया, 900 मीटर पर। ये कितने पर हो जाएगा, 1800 मीटर पर। लगभग मैं ले रहा हूं 900 मीटर, 1800 मीटर, ठीक है। यहां पर कितना हो गया, मान लीजिए 2700 मीटर लगभग ले लिया। यहां पर कितना ले लिया, 3600 मीटर ले लिया या 3800 मीटर। और ये कितना ले लिया, 4000 या 4500 मीटर। और उसके बाद और ऊपर हम चले गए। इस तरह से अगर हम विभाजन करें तो यहाँ पर जो हम देख रहे थे इस क्षेत्र में 900 से नीचे जो था वो कैसा था, वो था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन था, जिसमें साल, सांगवान ये वृक्ष पाए जाएंगे। 900 से 1800 मीटर के ऊपर हम चले जाते हैं तो यहां पर जो वनस्पति पाई जाएगी वो कैसी होगी, ये होगी उपोष्ण वनस्पति। उपोष्ण के और ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगी शीतोष्ण वनस्पति। तापमान और कम हो गया, और ऊपर गए तो ये हो जाएगी शीतोष्ण वनस्पति। शीतोष्ण वनस्पति। और ऊपर गए तो ये कैसे हो जाएगी, अल्पाइन हो जाएगी। मतलब यहाँ बर्फ गिरती रहेगी तो यहाँ पर कोणधारी वन हो जाएंगे, अल्पाइन या कोणधारी वन, शंकुधारी वन, ठीक है। और ऊपर चले जाएंगे तो ये कैसी वनस्पति हो जाएगी, टुंड्रा वनस्पति हो जाएगी, टुंड्रा, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, टैगा। तो ये हमने किसके आधार पर बांट दिया, ऊंचाई के आधार पर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वनस्पति के प्रकार में भी बदलाव आपके हो जाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं एग्जाम में, और थोड़ा सा क्योंकि हम इसको अवॉइड करते हैं, बचपन से ही हम इसको चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से हमको जल्दी समझ में नहीं आता है। नदियाँ, पर्वत तो हमको शुरुआत से अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके बाद वाले टॉपिकों को हम इतना ढंग से नहीं पढ़ते, इस वजह से थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी, प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे थे। तो प्राकृतिक वनस्पति में अगर देखा जाए तो कई सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपके हैं तापमान है, और दूसरा कौन सा है, वर्षा है, ठीक है। किसी भी स्थान की वनस्पति दो ही फैक्टर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्टर भी हैं, तापमान और वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, और इसके साथ में कुछ एडिशनल फैक्टर हैं जिसमें जैसे उच्चावच है, उच्चावच भी आपका प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं तापमान में क्या होती है, कमी होती चली जाती है, और तापमान में कमी होगी तो वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की आपकी पाई जाएगी। दूसरा मृदा, मिट्टी के प्रकार के आधार पर भी, जैसे दलदली क्षेत्रों में आप देख रहे थे एक अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। और अगला पार्ट हम बात करें मानवीय क्रियाकलाप, तो मनुष्य आपको पता ही है कि ऐसा जानवर है, ऐसा जीव है जो सबसे ज़्यादा वनस्पति को प्रभावित करता है।
ठीक है, शहरीकरण के लिए हम पूरे जंगल को खत्म कर देते हैं, औद्योगिकरण के लिए जंगल को नुकसान पहुंचा देते हैं, या घरेलू उपयोग के लिए, कोयला निर्माण के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो वनस्पति प्रभावित है वो किसको लेकर है? वो मानवीय क्रियाओं को लेकर है। मानवीय क्रियाकलाप निरंतर वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। जहाँ पर मानव रह रहा है वहाँ पर वनस्पति मन चाहे हो जाएगी, जैसा मानव चाहेगा उस तरह की वनस्पति का वहाँ पर विकास कर देता है। तो मेन फैक्टर आपके ये हैं। अब देखिए तापमान और वर्षा के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने विभाजित किया था वर्षा की मात्रा के आधार पर, और ऊंचाई हमने कितनी मान ली? 900 मीटर। 900 मीटर की स्थिर हमने एक कांस्टेंट हाइट ले ली, और वहाँ पर किस तरह से वर्षा का वितरण अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो रहा है। और भारत में हमने वर्षा का वितरण पढ़ा ही था। तो जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से कम, मतलब 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ड्राई, यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ पर पानी की कमी है, और पानी की कमी होगी तो पेड़ पौधे पत्तियाँ क्या करेंगे? छोटी कर लेंगे, और जड़ें उनकी कैसी हो जाएंगी? लंबी जड़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे वनस्पति है, नीम है, पीपल है, आपका बबूल है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी इस क्षेत्र के अंदर। और अगर हम औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हम चले जाएं, तो यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी, कैक्टस पाए जाएंगे, खेजड़ी पाई जाएगी, बबूल पाए जाएंगे। तो इस तरह से जो बहुत कम पानी वाले क्षेत्र में जो वनस्पति रह सकती है उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो 4 प्रकार की वनस्पति हमने बांट ली थी, किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर। अब हमने 5वीं प्रकार की वनस्पति ली। 5वीं प्रकार की वनस्पति किसके आधार पर ली? मृदा के आधार पर। यहां पर कैसी मिट्टी पाई जा रही है? दलदली मिट्टी पाई जा रही है, पीट मृदा पाई जा रही है। पीट मृदा जिसको कहा जाता है, या अम्लीय मृदा जिसको कहा जाता है, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है, मतलब स्वच्छ जल। और ऐसी वनस्पति जो स्वच्छ जल में भी रह सकती है और लवणीय या खारे जल में भी सरवाइव कर सकती है, ऐसी वनस्पति को हम बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। और ये टाइडल क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए ज्वारीय वनस्पति बोल देते हैं, मैंग्रोव वनस्पति भी बोल देते हैं, इसी को अनूप वनस्पति भी बोल देते हैं, और इसी को दलदली वनस्पति भी बोल देते हैं। तो यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर स्वच्छ और लवणीय जल आपस में मिलते हैं। दूसरी चीज पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति किस देश में पाई जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में 7% जो है विश्व के कुल मैंग्रोवों का 7% अकेले कहाँ पर है? भारत के अंदर मैंग्रोव पाया जाता है। और मैंग्रोव आपको पता है जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। तो जितने भी मैंग्रोव हैं उनको आर्द्र भूमियाँ घोषित कर दिया गया है। रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के अंदर, तो ईरान के रामसर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर कई सारी आर्द्र भूमियों को भी घोषित किया गया है। तो जितने भी नदियों के डेल्टा हैं वो आर्द्र भूमियों के रूप में भी जाने जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में अभी। तो विश्व में 7% मैंग्रोव वनस्पति अकेले कहाँ पर पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। उसके बाद हमने किसके आधार पर ले लिया? ऊंचाई के आधार पर। वर्षा को हमने स्थिर मान लिया, वर्षा को यहाँ पर क्या किया? स्थिर मान लिया, और ऊंचाई में हम वृद्धि करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर उच्चावच के आधार पर मान लिया, और वर्षा यहाँ पर कैसी है? स्थिर है। वर्षा को हमने कांस्टेंट मान लिया कि एक निश्चित वर्षा यहाँ पर हो रही है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर चलते चले जाएं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वर्षा बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी, और जहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी वहाँ वनस्पति कैसी हो जाएगी? कोणधारी वनस्पति हो जाएगी, शंकुधारी वनस्पति हो जाएगी। वृक्ष जो है वो अपना आकार इस तरह से बना लेते हैं, कोणधारी बन जाते हैं। ऐसे वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये तो हम पढ़ लेंगे यहाँ तक। उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, अल्पाइन, और उसके ऊपर टैगा वनस्पति पाई जाती है।
अब इसका वितरण थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये एक भारत का सामान्य सा मैप आप देख रहे हैं। अब कहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी इसको आप आसानी से देख सकते हैं। आपको पता है कि इन क्षेत्रों में ये वाले भाग जो हैं, पश्चिमी घाट वाला जो भाग है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी, इन भागों में भी कुछ कुछ भागों पर इस तरह से, और उसके बाद इस क्षेत्र में, और उसके बाद आप देखेंगे इन क्षेत्रों में यहाँ पर क्या हो रही है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। तो ये जो ग्रीन कलर में दिखाए मैंने, ये क्या कहलाएंगे, सदाबहार वर्षावन कहलाएंगे। और यहीं पर अंडमान निकोबार भी है, और अंडमान निकोबार में भी मैंने बताया था कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ भी कैसी होगी, सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, तो ये भाग कौन सा हो गया, इसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे। बाकी इस भाग को हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पर, और फिर आपका ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये वाला इस तरह से। ठीक है, ये भाग कैसा है, कैसी वनस्पति हो जाएगी, यहाँ पर जो वनस्पति होगी इसको बोलेंगे पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति पाई जाएगी इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है कि इस भाग में, इस क्षेत्र में आप देखेंगे इस भाग में क्या होता है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है अरावली के पश्चिमी भाग में। और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखना मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाएगी। और इसी तरह की वनस्पति आपको याद हो तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ये पश्चिमी घाट का और इधर से पूर्वी घाट के बीच में क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में आपका आ जाएगा, जिसमें तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा भाग जो है ये भी किस में आ जाएगा, मरुस्थलीय वनस्पति के अंदर आ जाएगा। ये भी क्या है, मरुस्थलीय वनस्पति है। ठीक है, और बाकी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो बीच का बचा हुआ भाग है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होगी, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। तो ज़्यादातर क्षेत्र जो है इसमें पर्णपाती वनों में शुष्क है, और बचा कुचा भाग कैसा है, आर्द्र भाला भाग है। मतलब इधर से इतना भाग जो है वो किस में आ जाएगा, आर्द्र के अंदर आ जाएगा। इतना भाग देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर जहाँ तक वर्षा 200 सेंटीमीटर 100 से 200 के बीच में होती है, ये क्या होगा, आर्द्र में आ जाएगा। बाकी ये सारा किस में आ जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्र में आप ध्यान रखें, इधर भी आपका पूरा का पूरा क्या है, शुष्क पर्णपाती वन है। तो ऐसे इसको विभाजित करके हम देख सकते हैं। यहाँ भी आपका ग्रीन कलर में जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। ये ब्लू कलर में मरुस्थलीय वनस्पति हो जाएगी।
यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे बीच वाले क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊपर की तरफ पर्वतीय वनस्पति है, इसको अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। तो सामान्यतः मैप में इसी तरह से आपको मिलेगा, डायग्राम बना देंगे और एक क्षेत्र आपको दे देंगे और पूछेंगे यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो जहाँ सामान्यतः आपसे पूछा जाएगा यही वाला भाग, क्योंकि यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब ये जो वनों का वर्गीकरण है इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो एक एक करके हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से विशेषताओं के साथ में। तो ये तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति की बात हो गई। देखिए इसको पढ़ते जाइए आराम से। चूंकि भारत में विभिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, हम भारत में जलवायु प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं। भारत में अलग अलग प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, ठीक है। अतः यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति का विकास हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो किसका अनुसरण करती है, वर्षा का अनुसरण करती है। जहाँ पर जितनी वर्षा होगी वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति भी पाई जाएगी। तो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अभी हमने विभाजन किया था, अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि कहाँ पर किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी। तो निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, या इसको इंग्लिश में लिख लें ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यह वनस्पति उन वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वार्षिक वर्षा यहां पर कितनी हो रही है, 200 सेंटीमीटर से अधिक, मैंने बताया था अभी। तो जहां भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा तापमान वर्ष भर क्या रहता है, ऊंचा रहता है, मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा है और आर्द्रता भी ज़्यादा है। और ऐसी वनस्पति का वितरण कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो ऐसी वनस्पति का वितरण आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाएगा, पश्चिमी घाट में पाया जाएगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, ध्यान रखना पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर सदाबहार वनस्पति और पूर्वी ढलान पर ध्यान रखना पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। तो उत्तर पूर्वी भारत आपका हो गया, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन तीन जगहों पर ध्यान रखना कैसी वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये बात कर चुके हैं, ये यहीं पर लिखित में आपको देखने को मिल रहा है। अब इन वनों की विशेषता क्या क्या हैं, इन वनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में अगर आप देखें तो अधिक वर्षा के कारण वृक्ष काफ़ी सघन एवं सदा हरित रहते हैं। नमी ज़्यादा है तो वृक्ष साल भर क्या रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक होती है। अब तापमान भी ज़्यादा है, नमी भी ज़्यादा है, तो प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेंगे तो खाना ज़्यादा बनेगा, और खाना ज़्यादा बनेगा तो पेड़ जो वो काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं। और इन क्षेत्रों में यहाँ पर इतना ज़्यादा घना जंगल होता है कि जो वृक्ष हैं वो सूर्य का प्रकाश पाने के लिए, सूर्य का प्रकाश पाने के लिए काफ़ी लंबे लंबे वृक्ष जो यहाँ पर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पाने के लिए यहाँ पर वृक्षों में लंबे होने की होड़ लग जाती है, तो काफ़ी लंबी लंबी वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। इतना ज़्यादा घना जंगल यहाँ पर होता है कि सूर्य का प्रकाश नीचे जमीन तक नहीं पहुँच पाता है, तो बहुत ऊंची ऊंची वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे लंबी लंबी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाएगी, सदाबहार वर्षा वनों में। और ऊपर की तरफ इनसे बेलें वगैरह लिपट कर ऊपर तक चढ़ जाती हैं, और ये बेलें इस पूरे के पूरे क्षेत्र में ऊपर छा जाती हैं, तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो इतना घना जंगल ही होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे
जहां पर सदाबहार वर्षावन पाए जाएंगे, जहां पर भी सदाबहार वर्षावन, जिन क्षेत्रों में सदाबहार वर्षावन पाए जाएंगे वहीं पर सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? जैव विविधता पाई जाएगी, बायोडाइवर्सिटी। तो सीधा का सीधा ध्यान रखना, जैव विविधता का कनेक्शन किससे है? वर्षा से और तापमान से। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। और बायोडाइवर्सिटी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां। तो सबसे ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? सदाबहार वर्षावनों में। अब देखिए इनकी लंबाई 30 से 60 मीटर तक होती है, ठीक है, तथा लकड़ियां काफी कठोर होती हैं। अब इनमें देखिए धूप भी काफी मिलती है और खाना भी काफी होता है, तो काफी मजबूत लकड़ियां इनकी होती हैं। और लकड़ी जितनी ज्यादा कठोर होगी उतनी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कठोर होने के कारण ये लकड़ियां आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो आर्थिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। इनका अधिकतर उपयोग जलावन के रूप में किया जाता है। तो इनको जलाने के लिए या कोयला बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष आप देखें कौन कौन से हैं? रबर। ध्यान रखना, जहाँ भी सदाबहार वर्षावनों की बात होती है तो वहाँ तुरंत रबर लगा देना, क्योंकि रबर सदाबहार वनों का ही प्रमुख वृक्ष है, ठीक है। तो रबर हो गया, यहाँ पर महोगनी हो गया, आबनूस है, आयरन वुड है, ताड़ है, बांस है, बेंत है, सिनकोना है, रोजवुड है। बांस की बात करें तो बांस को अब ध्यान रखना, प्राकृतिक इसको वनस्पति वाले भाग से इसको हटा दिया है, क्योंकि बांस एक घास की प्रजाति है। बांस क्या है? एक घास की प्रजाति है। इसी वजह से बांस आप देखेंगे कहीं भी पाया जाता है। बांस को आप कहीं भी देख सकते हैं। बांस आपको पर्वतों पर भी मिल जाएगा, बांस आपको समुद्र के किनारों पर भी मिल जाएगा, बांस आपको शुष्क जलवायु में भी मिल जाएगा, आर्द्र जलवायु में भी ये बांस मिल जाते हैं। तो बांस क्योंकि एक घास की प्रजाति है और घास को कहीं भी उगाया जा सकता है, इस वजह से बांस जो है वो ये आपका कहीं भी आपका मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये घास की प्रजाति है। और बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है कि आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। तो आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। तो ये किसकी विशेषता हो गई? ये हो गई सदाबहार वर्षावनों की विशेषताएं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहला तो आपको ध्यान रखना है, सदा हरित वर्षावन या सदाबहार वर्षावन वहीं पाए जाएंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। और भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहां पर होती है? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, उत्तर पूर्वी हिमालय में और अंडमान निकोबार में। तो इन्हीं तीनों जगहों पर यह वनस्पति पाई जाती है। अब इसकी विशेषता क्या है? काफी लंबे लंबे वृक्ष हो जाते हैं, 30 से 60 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। लकड़ियां इनकी बहुत कठोर होती हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से इसका उपयोग नहीं होता है। और इसमें पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति में रबर है, महोगनी है, आयरन वुड है, रोज वुड है, ठीक है, बेंत है। तो ये सारी की सारी वनस्पति, ये सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती है। सिनकोना, रोजवुड, ये सब इसी की वनस्पति है, ठीक है। और यहाँ पर सदाबहार वर्षावनों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता भी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी वजह से इन क्षेत्रों को आपको पता होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों को जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए वनस्पति पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। सुना होगा नाम इनका, बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात होती है तो ये पूछा जाता है कि यह शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो यह शब्द सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया। नॉर्मन मेयर्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह शब्द सबसे पहले दिया गया। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी तो आप नाम से समझ जाएंगे कि जहां पर सबसे ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाएं वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। लेकिन हॉट स्पॉट शब्द से क्या मतलब है, हॉट स्पॉट शब्द से मतलब है संवेदनशील क्षेत्र। मतलब वो जैव विविधता वाले क्षेत्र जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा संवेदनशील हो चुके हैं। मतलब वहां पर जैव विविधता में निरंतर कमी देखी जा रही है, जैव विविधता में निरंतर कमी देखी जा रही है। तो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलेंगे, संवेदनशील क्षेत्र बोल देते हैं, सेंसिटिव एरिया बोल देते हैं। तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था कि भूपृष्ठ पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारी मात्रा में जैव विविधता प्राकृतिक रूप से पाई जा रही थी, भारी मात्रा में प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती थी, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, मानवीय गतिविधियों के द्वारा वहां पर जैव विविधता जो है वो क्या है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, संवेदनशील क्षेत्र हो जाएगा। तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को क्या घोषित कर दिया, हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। मतलब यहां पर मानवीय गतिविधियों को क्या किया जाए, कम किया जाए, रोका जाए, जिससे जैव विविधता नष्ट ना हो। तो ऐसे 4 स्थलों को घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। 4 स्थल भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में है। 2 पूरी तरह से भारत में हैं और 2 पड़ोसी देशों के साथ हैं। तो एक तो आपने सुना होगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और ये 2 और इसमें जोड़ दिए गए हैं। एक कहलाता है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक और कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सुंडा क्षेत्र, सुंडा क्षेत्र। तो ये 4 भाग क्षेत्र जो ऐसे हैं जिसको हमने क्या कर दिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया है। तो इंडो बर्मा से पता चल रहा होगा, भारत और म्यांमार के साथ में जोड़कर ये बनाया गया है, अराकान योमा, पटकाई बूम पहाड़ियों को मिलाकर। और सुंडा क्षेत्र जो है इसमें भारत मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, इसमें इंडोनेशिया के भी कुछ द्वीप इसमें शामिल हैं। तो ये भारत और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। तो इस तरह से 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है वो भारत के द्वारा, भारत में आपके घोषित किए गए। तो ये हम बात कर रहे थे सदाबहार वर्षा वनों की। तो सदाबहार वर्षा वन जहाँ भी भारी मात्रा में होंगे वहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब हम अगला ले लेते हैं, अगला पार्ट ले लेते हैं। ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति या आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, तो इस प्रकार की वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जो वार्षिक वर्षा होती है वहां पर आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो ये पतझड़ वन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका वितरण कहाँ पर पाया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाएंगे, वितरण में आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, पश्चिमी ढाल पर तो सदाबहार वन थे, पूर्वी ढाल पर कैसे हैं, आर्द्र मानसूनी वनस्पति है। हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय का तराई क्षेत्र आपका आ जाएगा जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। ठीक है, बिहार में तराई क्षेत्र में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, उड़ीसा में पश्चिमी बंगाल से ही मानसून आपका आता है पश्चिम की तरफ, तो पश्चिमी बंगाल में हो जाएगा, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और एक्सेट्रा। तो इन सारे क्षेत्रों में जहां पर औसत वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है वहां पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी,
आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे या आर्द्र मानसूनी वन पाए जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, जहां पर वर्षा कितनी हो रही है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में है, तो वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जान लेते हैं यहां पर कौन कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है। पहले इनकी विशेषता लिख लीजिए। तो देखिए विशेषता की बात करें तो शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी होने के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए पर्णपाती बोलते हैं, ताकि नमी नष्ट ना हो सके। तो नमी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि पत्तियों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर आपने साइंस में थोड़ा सा पढ़ा होगा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन इसको कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन। तो पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में नमी जो है वो इसी क्रिया के द्वारा जाती है। तो पेड़ पौधों की पत्तियां क्या करती हैं कि नमी वायुमंडल में ज़्यादा ना जाए, क्योंकि पानी की कमी है, तो वो पत्तियों को ही गिरा देते हैं। ठीक है, यहाँ के वृक्षों की औसत ऊंचाई, अब देखिए खाना कम होता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, तो ऊंचाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है, 20 से 45 मीटर की होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं ये वाले वन, जिसमें मुख्य वृक्ष आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फर्नीचर या लकड़ी के घर बनाने में यही लकड़ी इस्तेमाल होती है। सांगवान है, साल है, चंदन है, सहतूत है, ठीक है, या महुआ है, आंवला है, शीशम है। महुआ को आपको पता होगा कि इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण लकड़ी जो हमको प्राप्त होती है किसमें, आर्द्र पर्णपाती वनों के अंदर। और सहतूत आपको पता है, सहतूत का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसमें होता है, रेशम कीट पालन में करते हैं, रेशम कीट पालन में इसका उपयोग किया जाता है। और रेशम कीट पालन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो कर्नाटक में किस प्रकार की वनस्पति है, सहतूत जो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, चंदन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। चंदन तो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको पता ही होगा इसकी तस्करी होती है, चंदन को सरकार ने बैन कर रखा है इसको काटना, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष होता है। तो ये प्रकार की वनस्पति कहाँ पर पाई जा रही है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में, जहाँ पर वर्षा 100 से 200। अब थोड़ा सा और आगे चले जाएं, उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा 50 से कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर के बीच में, तो यहां पर वनस्पति कैसी हो जाएगी, शुष्क मानसूनी वनस्पति हो जाएगी। ठीक है, वितरण कहां पर हो जाएगा, वितरण वहां पर होगा जहां पर वर्षा कितनी है 50 से 100। तो आप देखिए पश्चिमी बंगाल या बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आपको आएगा वो पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा वर्षा करेगा। लेकिन जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान की तरफ आएंगे, वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। तो ये उन्हीं क्षेत्रों में आपका पाया जाएगा। तो पूर्वी राजस्थान में देखिए, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी घाट के पश्चिम के वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, जो विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी घाट का ये वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है महाराष्ट्र में विदर्भ तथा मराठवाड़ा क्षेत्र, मराठवाड़ा क्षेत्र। और कुछ ये आप देखेंगे कुछ किन भागों में पाया जाता है, तेलंगाना में भी इसका विस्तार आपका पाया जाता है। तो इसका वितरण आप देखिए वहीं पर होगा जहां पर वर्षा कितनी हो रही है, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। उसके बाद हम बात करें इसकी विशेषता। विशेषता देखिए, इनकी लंबाई और कम हो जाएगी क्योंकि पानी और खाना दोनों कम हो गए। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई सामान्यतः 6 से 9 मीटर तक की होती है। ऊंचाई घटकर कितनी रह गई, 6 से 9 मीटर तक होती है। वृक्ष की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वो गहराई से जल प्राप्त कर सकें।
तो यहाँ पर वृक्ष की जो क्या हो गई, जड़ें लंबी होती चली जाती हैं। इन प्रदेश के वृक्षों की छालें मोटी होती हैं, क्योंकि छाल कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, नमी को बचाए रखना है। पत्ते भी मोटे एवं कांटेदार होते हैं ताकि वाष्पीकरण की गति को कम किया जा सके। मुख्य वृक्ष जो यहाँ पर पाए जाएंगे, इन मुख्य वृक्षों में जैसे महुआ है, बबूल है, पलास है, तेंदू है, खैर है, बेर है, ठीक है, और बरगद है, पीपल है, ठीक है। तेंदू का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ते का इस्तेमाल आपको पता है किस में किया जाता है, तेंदू पत्ते का प्रयोग जो है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है, बीड़ी बनाने में। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप ध्यान रखें, तेंदू पत्ता सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बीड़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो तेंदू पत्ते का उपयोग हम किस में करते हैं, बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो किसके आधार पर हो गया, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर। अब देखिए वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो जाए तो यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी, मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय, ठीक है। यहाँ वृक्ष, ध्यान रखना वृक्ष है ये, वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। सामान्यतः इनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 6 मीटर तक होती है और वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी एवं कटीली होती हैं। तो वृक्षों की जड़ें यहाँ पर कैसी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, पत्तियां मोटी हो जाती हैं और कैसी होती है, कांटेदार हो जाती हैं, ठीक है। वितरण इसका वहीं पर पाया जाएगा जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, कच्छ के रण में, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में। और इसके मुख्य वृक्ष जो है वो आपके खजूर हो जाएगा, नागफनी हो जाएगा, बबूल हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा। ये इधर की क्या है, प्रमुख वनस्पति इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये तो बात होगी किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर हमने इसका वितरण किया है, ठीक है। वर्षा के आधार पर 4 प्रकार के वृक्ष हो गए, वर्गीकरण मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उसको हमने उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन बोला, ठीक है। तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पाने के लिए उन वृक्षों में होड़ लग जाती है लंबा होने के लिए, और भारी मात्रा में जैव विविधता वाला क्षेत्र भी कहलाता है। दूसरा प्रकार जो 100 से 200 सेंटीमीटर का है उसको हम आर्द्र पर्णपाती वन बोलते हैं, और आर्द्र पर्णपाती वनों में वृक्षों की लंबाई भी कम रह जाती है। और ये जो वृक्ष हैं, इनका जो भाग, जो वृक्ष हैं वो आपके उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उसका वितरण हमने जान लिया। तीसरी कैटेगरी हमने बात की शुष्क पर्णपाती वन। तो भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार, ध्यान रखना, शुष्क पर्णपाती वनों का ही पाया जाता है, उसको हम पढ़ेंगे कल इसके बारे में भी। और ये जो वृक्ष है आपके 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, 50 से 100 के बीच में शुष्क पर्णपाती, और 50 से कम हो जाते हैं तो वो कैसे कहलाते हैं, मरुस्थलीय वन कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने वनस्पतियों का वर्गीकरण अभी तक पढ़ा, किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर पढ़ा, ठीक है। तो अब आज हम इतना रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसको किसके आधार पर, मृदा के आधार पर और फिर ऊंचाई के आधार पर। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए, नमस्कार सभी लोगों का।